नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा लक्ष्य है 10 से 12 घंटे में राजस्थान ज्योग्राफी का संपूर्ण ओवरव्यू कंप्लीट करना। पीडीएफ के माध्यम से हम फटाफट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी सिलसिले में आज तीसरी क्लास मैंने शुरू कर दी है आपके साथ। और लास्ट क्लास में हमने रन या तोड़ के बारे में बात की थी। अब बड़ा जब आप बिना समय गवाए, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सुनते चलो समझते चलो। बालसन किसकी बात कर रहे हैं? एक सेकंड रुको भैया। हाँ लो भैया, किसकी बात कर रहे हैं? बालसन। बालसन क्या है? देखो, पहाड़ियों के बीच पाया जाने वाला वह मरुस्थलीय भाग जहां वर्षा का जल आकर एकत्रित हो जाता है, उस अस्थायी झील को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। बालसन कैसी झील होती है? अस्थायी झील होती है। और ये कहां पाई जाएगी? पहाड़ियों के बीच का जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें जो वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है उसे बालसन कहते हैं। यानी कि चट्टानी या पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य स्थित मरुस्थलीय भाग जहां वर्षा का जल एकत्रित होकर अस्थायी झील का निर्माण करता है, उस अस्थायी झील को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं रे? बालसन कहते हैं। अब सुनो, महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण, वेरी गुड। और थोड़ा सा इसको मैं, हाँ, अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, बोलो है ना? ये लो भैया, चलो अब देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें बात करने वाला हूं। यहाँ पे एक तो क्या बात की आपसे, ये देखो, ये नाचना गांव, इसकी बात की है, नाचना गांव की है ना। हाँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे एक मिनट में, शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको, और सॉरी, ये समगांव की बात है ना। ये लो, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ले आता हूं। अब सुनो भैया, ये किसकी बात की गई है? समगांव। समगांव कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है समगांव। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूर्णतया बालू का स्तूपों से आच्छादित क्षेत्र। तो पश्चिमी राजस्थान का पूर्णतया बालू का स्तूपों से आच्छादित क्षेत्र समगांव। और समगांव के बारे में दूसरी बात, ये राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। और तीसरी बात, यह क्षेत्र पूर्णतया वनस्पति रहित है। कौन सा? समगांव। तो समगांव की बात आएगी, तीन बातें याद आएगी: पूर्णतया बालू का स्तूपों से आच्छादित, पूर्णतया वनस्पति रहित, और राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। फिर देखो, चंदन गांव या चांदन गांव की बात करते हैं। चंदन या चांदन गांव भी कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। यहां पर एक नलकूप खोदा गया भैया, किसके द्वारा? काजरी संस्थान द्वारा। और इस नलकूप से मात्र 40 मीटर की गहराई से ताजा मीठा जल प्राप्त हुआ। और इसी जल के बारे में काजरी संस्थान ने कहा, यह जल किसका है? सरस्वती नदी का जल है। और इसी चंदन या चांदन नलकूप को क्या भी कहते हैं? इसे थार का गढ़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का गढ़ा। तो ध्यान से सुनना, पश्चिमी राजस्थान में चंदन या चांदन गांव जैसलमेर जिले में है। यहाँ पर ये नलकूप प्राप्त हुआ। यहाँ पर मात्र 40 मीटर की गहराई से ताजा मीठा जल मिला। और इस जल के बारे में काजरी संस्थान ने कहा, यह सरस्वती नदी का जल है। क्लियर है? चलो, और सरस्वती नदी जो पश्चिमी राजस्थान में वैदिक काल में बहती थी, और वर्तमान में सरस्वती नदी के रूप में या अवशेष के रूप में कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी है। एक और महत्वपूर्ण गांव है बंधा गांव। आपसे पूछा जाए कि बंधा गांव कौन से जिले में है, क्या कहोगे? जैसलमेर जिले में है। और ये जो बंधा गांव है, यहाँ पर लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए। और यहां से व्हेल मछली के अवशेष मिले, कछुए के अवशेष मिले, मगरमच्छ के दांत मिले यहां से। ये बंधा गांव, तो बंधा गांव जैसलमेर में है। ये प्राचीनतम जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद देखो और कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं भैया। हाँ, एक एक चीज को समझते हैं। थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं बड़े स्तर पर। सुनना भैया, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपविभाजन, भौगोलिक आधार पर इसका उपविभाजन करते हैं। तो इसे कितने भागों में बांटते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में। एक भाग तो बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हमने उपविभाजन किया।
तो भौगोलिक दृष्टि से उसे दो भागों में बांटा गया। एक तो बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र, यानी कि वह क्षेत्र जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 41.5% भाग, 41.5% भाग है वो बालू का स्तूपों से मुक्त है। यानी कि पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूपों से मुक्त है? 41.5% भाग। और पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का 58.5% भाग है वो बालू का स्तूपों से युक्त है। और जहां बालू का स्तूप मिलेंगे तो वहां पर यानी कि मिट्टी के टीले, वहां पर आपको रेतीला मरुस्थल मिलेगा। और रेतीले मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? ईर्ग के नाम से जानते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछता भाई कि रेतीले मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? क्या कहोगे? ईर्ग के नाम से जानते हैं। क्लियर? और जहां बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है उसमें या तो आपको पथरीला मरुस्थल मिलेगा या आपको चट्टानी मरुस्थल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे। तो देखो, जो पथरीला मरुस्थल है उसे किस नाम से जानते हैं? रेग के नाम से जानते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता भैया कि पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? क्या कहोगे? रेग के नाम से जानते हैं। चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? हमादा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हमादा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो भैया, रुको एक मिनट। हाँ, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं यहाँ पे। आपसे पूछे कि पथरीला मरुस्थल है, इसे क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। और इसमें मिट्टी, कंकर, पत्थरों का जमाव मिलेगा। अपने पश्चिमी राजस्थान में पथरीले मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर शहर के आसपास 60 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर में रामगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर में पोखरण क्षेत्र, लोदरवा क्षेत्र, बाड़मेर में पंचभद्रा क्षेत्र, जोधपुर में फलोदी तहसील का दक्षिणी पश्चिमी भाग, इन क्षेत्रों में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ये क्षेत्र बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्या कहोगे? जैसलमेर शहर के आसपास 60 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, पोखरण क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र, लोदरवा क्षेत्र, और बाड़मेर में पंचभद्रा और जोधपुर का फलोदी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। चट्टानी मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में जो 56 की पहाड़ियां हैं जिनका विस्तार जालौर से लेकर बाड़मेर में सिवाना तक फैला हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में लोहागढ़, झुंझुनू, मालखेत और हर्ष की पहाड़ियां हैं, इस क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछे बालू का स्तूप, बालू का स्तूपों को राजस्थानी साहित्य भाषा में क्या कहते हैं? तो बालू का स्तूप बोले तो मिट्टी के टीले, इनको राजस्थानी साहित्य भाषा में क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। और इन्हीं बालू का स्तूपों को जैसलमेर जिले में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे पूछता है। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूपों के प्रकार की। तो सबसे पहले देखो किसकी बात कर ली आपसे? बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूपों की आकृति होती है अर्धचंद्राकार। इनकी वायु प्रवाह में दिशा आकृति होती है उत्तल, वायु प्रवाह के विपरीत दिशा में आकृति होती है अवतल। इनके दो सिरे या दो सींग निकले हुए होते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। गतिशील होने के कारण ये मरुस्थल का प्रसार तेजी से करते हैं, इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा विनाशकारी बालू का स्तूप भी कहते हैं। और इनका सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी क्षेत्र में है। और शेखावाटी क्षेत्र में यदि जिला पूछे तो चूरू जिले में है। कौन से जिले में है? चूरू जिले में। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये वायु प्रवाह की दिशा में समकोण पर बनते हैं। जैसे इधर से वायु प्रवाह हो रहा है, उसी की दिशा में समकोण पर बन जाते हैं।
ये बनने के लिए वायु प्रवाह की दिशा में कोई अवरुद्ध होना चाहिए, चाहे पहाड़ी हो, चाहे पेड़ों की श्रृंखला हो, तो उनसे हवा टकराएगी और यहाँ पर ये बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाएगा। ये वायु प्रवाह की दिशा में समकोण पर बनते हैं। ये सर्वाधिक जोधपुर और बाड़मेर जिलों में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, ये वायु प्रवाह की दिशा में समानांतर बनते हैं। वायु प्रवाह की दिशा में समानांतर बनते हैं। जब वायु का प्रवाह वर्ष भर एक ही दिशा में होता है तो किस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होगा? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों को रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बालू का स्तूप। इनका सबसे ज्यादा विस्तार है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। आगे देखो भैया, आगे महत्वपूर्ण बात, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, इनकी आकृति हेयर पिन के समान होती है। इनकी आकृति हेयर पिन के समान होती है और इनके अग्र भाग में बीच बीच में कठोर चट्टानें होती हैं। बीच की मिट्टी को हवा द्वारा काट दिया जाता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इसके आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट सी, और वो बात है तारककाय बालू का स्तूप। तारककाय बालू का स्तूप, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं। हाँ, ये लो भैया। तारककाय बालू का स्तूप, इनकी आकृति स्टार नुमा होती है, तारे की तरह से होती है। और इनकी आकृति ये आकृति कब बनेगी? जब वायु प्रवाह दिशा बदल बदल कर होता है तो इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है, जब वायु का प्रवाह दिशा बदल बदल कर होता है तो किस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है? तारककाय। ये भी सबसे ज्यादा जैसलमेर में, इसके अलावा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में भी देखने को मिलते हैं। जब वायु प्रवाह दिशा बदल बदल कर होता है तो इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। तारककाय बालू का स्तूप निर्माण में कम से कम उसकी कितनी भुजाएं तो होनी चाहिए? 3 भुजाएं तो कम से कम उसकी होनी चाहिए। यदि 3 भुजाओं से कम होगा तो वो तारककाय बालू का स्तूप नहीं कहलाएगा। तो तारककाय बालू का स्तूप के कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 3 भुजाएं तो होनी चाहिए। उसके बाद देखो अपन ने बात की स्कर्व कापीस बालू का स्तूप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों के बीच पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? स्कर्व कापीस बालू का स्तूप। और ये भी राजस्थान में सर्वाधिक, ये क्षेत्र विशेष पर बनते हैं जहां बालू का स्तूपों का जहां पर आपको छोटी छोटी झाड़ियों का बाहुल्य मिल जाएगा। और ये सबसे ज्यादा आपको बीकानेर में देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे? बीकानेर में। पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों के बीच पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? स्कर्व कापीस बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है भैया। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? क्या कहोगे? जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आज भौतिक स्वरूप को पूरा कंप्लीट कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भैया? हाँ बिल्कुल, एक एक बात को कंप्लीट कर देंगे। अब देखो क्या बात कर रहा है आपसे, बात कर रहा है आकलवुड फॉसिल स्मारक। आकलवुड फॉसिल स्मारक है, ये जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में है और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में है और ये प्राचीनतम जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से 18 करोड़ वर्ष पुराने जुरेसिक काल के जीवों के और लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए, जो संख्या में लगभग 25 थे। संख्या में कितने थे? 25 थे। तो ये बात की आकलवुड फॉसिल स्मारक की। फिर देखो आपसे बात करता है कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, ये नागौर जिले के दक्षिण में अजमेर जिले की सीमा के सारे ये खारे पानी की फ्लोराइड जल से युक्त एक भूगर्भिक जल पट्टी है। यहाँ के जल को पीने से लोगों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, इसलिए इसे बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। इसका विस्तार नागौर जिले के दक्षिण में अजमेर जिले की सीमा के सारे हैं। अब देखो आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण। आपसे बात कर रहा लाठी सीरीज। आपसे पूछा लाठी सीरीज क्या है? आप कहोगे लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी है। और कैसे जल की पट्टी है? ताजे मीठे जल की भूगर्भिक जल पट्टी है। लाठी सीरीज कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है।
लाठी सीरीज का खोज कार्य 2007 में काजरी संस्थान द्वारा किया गया था। लाठी सीरीज की प्रमुख वनस्पति सेवण घास है। सेवण घास को स्थानीय भाषा में लीलोन घास कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम है लसीथुरुस सिडिकुस। और इस लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी में भी 35 से 40 मीटर की गहराई पर ताजा मीठा जल प्राप्त हुआ। काजरी संस्थान के अनुसार यहां से प्राप्त होने वाला जल भी सरस्वती नदी का जल है। पश्चिमी राजस्थान में देखो कुछ महत्वपूर्ण बात। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास के प्रकार सेवण, अंजन, करड़, धामण, मुरात। सेवण, अंजन, करड़, धामण, मुरात, ये सब पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास के प्रकार है। पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला जहरीला जो सांप होता है उसे कहते हैं पीवड़ा। क्या कहते हैं? पीवड़ा सर्प। पीवड़ा सर्प के बारे में कहा जाता है ये काटता नहीं है, सोए हुए व्यक्ति के पास जाता है और उसके सांस में सांस जहर छोड़ देता है, सोया हुआ व्यक्ति हैजगॉन हो जाता है भैया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सुना भैया, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको अध्ययन की दृष्टि से 4 उपभागों में बांटा गया है। एक तो घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान है। इसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के उत्तरी भाग में है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी के तल को नाली के नाम से भी जानते हैं। घग्गर नदी का तल या पाट क्या कहलाता है? नाली। तो एक तो हो गया घग्गर का मैदान। दूसरा देखो, दूसरा शेखावाटी क्षेत्र। दूसरा कौन सा बच्चे? शेखावाटी क्षेत्र। ये देखो, ये पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का शेखावाटी क्षेत्र। इसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर व नागौर जिलों का पूर्वी भाग आता है अर्ध शुष्क में और इनका पश्चिमी भाग आता है शुष्क में। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में बांटने का कार्य करती है 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी कांतली नदी है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू जिले में है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी। तीसरे की यदि मैं बात करता हूं तो आप क्या कहोगे? तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में नागौर के आसपास का क्षेत्र, नागौर में ये सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, इसके अलावा डीडवाना, डेगाना झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना, जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। इसके अलावा यदि चौथे की बात करते हैं तो चौथा देखो, चौथा जो पार्ट है वो ये है और चौथा पार्ट ये है और ये है लूनी नदी बेसिन। लूनी नदी बेसिन का विस्तार नागौर के दक्षिण में पाली और जालौर जिलों में, इसके अलावा जोधपुर और बाड़मेर जिलों के पूर्वी भाग में है। ठीक है, और लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाली जिले में गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं और जालौर जिले में रेल या नेड़ा के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ या ना। चलो आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। अब देखो, एक बहुत ही शानदार सी चीज है, समझना। 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियों का विस्तार जालौर शहर से लेकर बाड़मेर में सिवाना तक है। इनका विस्तार जालौर शहर से लेकर बाड़मेर में सिवाना तक है। 56 की पहाड़ियों को बाड़मेर जिले में स्थानीय लोग नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियां संख्या में 56 है, इसलिए इन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट पत्थर की प्रधानता है, इसलिए इसे ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और इन पहाड़ियों में बाड़मेर जिले में ये सबसे ऊंची पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी, और हल्देश्वर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है पीपलूद चोटी। अरे पीपलूद चोटी को मारवाड़ का माउंट आबू व राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। तो मारवाड़ का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद। और जालौर शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन 56 की पहाड़ियों से होता है। 56 की पहाड़ियों की आकृति कैसी है? गुंबदाकार। ऐसे पूछेगा रे,
56 की पहाड़ियों की आकृति कैसी है, गुंबदाकार। और इसी के साथ आपका भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर कंप्लीट। पहले वाली क्लास में भी बता दिया था, दूसरी में। नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा अरावली मात्र 15 से 20 मिनट में खत्म। 9 से 10-11 घंटे में पूरी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है सबको, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।